हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको बताऊंगा कि वो क्या बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर जब आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं। नंबर वन, कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट। मानिए कि स्टील जो आप फाउंडेशन में राफ्ट यूज कर रहे हैं उस पर कवर कितना होना चाहिए। तो नंबर वन, फुटिंग फाउंडेशन। इस पर रेनफोर्समेंट पर कवर मिनिमम 50 mm होना ही चाहिए। बाद नंबर टू है कॉलम। कॉलम पर मिनिमम कवर 40 mm, आपको प्रॉपर 40 mm कवर रखना है। बीम पर 25 mm और डेक स्लैब पर मिनिमम कवर इन्फोर्समेंट पर आपको 20 mm रखना है। नंबर दो, आपको पता होना चाहिए कि स्टील बार्स का पर मीटर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। या अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको नहीं याद है कि इस टायर के स्टील का वेट कितना है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है d²/162.2 किलोग्राम पर मीटर, यानी डाया इंटू डाया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई 162.2, जो भी होगा वो आपका पर मीटर स्टील का वेट होगा। नंबर थ्री, फुल फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बार्स या स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एमएस बार। आपको पता होना चाहिए कि स्टील बार्स का स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर, एज पर आईएस कोड 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ है किसी भी स्टील बार की। नंबर फोर, फुल फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बार्स। आपने सुना होगा टीएमएक्स बार, एसडी बार, एचओएसडी बार, सीटीडी बार। इनका मीनिंग क्या है या इनका फुल फॉर्म क्या है? तो टीएमएक्स बार्स मतलब थर्मेक्स पावर्ड बार, एसडी बार्स मतलब सुपर डक्टाइल बार्स, एचवाईएसडी बार्स मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। सीटीडी बार्स कोल्ड ट्विस्टेड बार्स। नंबर फाइव, टाइप ऑफ स्टील बार्स, माइल्ड स्टील। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि Fe250, इसका मतलब होता है कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। Fe415, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। Fe500, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब हम जानते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ बाइंडिंग वायर, मतलब बाइंडिंग वायर का क्या रिक्वायरमेंट होता है पर मीट्रिक टन स्टील को बाइंडिंग करने के लिए। एज पर आईएस कोड 1 टन रेनफोर्समेंट बार को बाइंडिंग करने के लिए 7 से 13 किलो यानी 7 kg मिनिमम और 13 kg मैक्सिमम बाइंडिंग वायर की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 7, चेयर्स। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हम टॉप और बॉटम के स्टील के बीच में गैप को रखने के लिए चेयर्स देते हैं। तो उन चेयर्स का डायमीटर 12 mm डाया से कम नहीं होना चाहिए और उनकी एक दूसरे से स्पेसिंग यानी एक चेयर से दूसरे चेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर से कम ना हो। 1 मीटर हमको मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है चेयर्स का। एवं जानते हैं यूनिट वेट ऑफ स्टील बार्स। डिफरेंट टाइप के स्टील बार्स का यूनिट वेट कितना होता है? 6 mm। 6 mm स्टील का यूनिट वेट यानी पर रनिंग मीटर वेट 0.22 किलोग्राम है, यानी कि 222 ग्राम पर मीटर। 8 mm डाया का यूनिट वेट 395 ग्राम पर मीटर है। 10 mm डाया का यूनिट वेट 0.616 यानी 616 ग्राम पर रनिंग मीटर है। 12 mm डाया का
888 ग्राम पर रनिंग मीटर। 16 mm डाया का 1.578 किलोग्राम पर रनिंग मीटर। 20 mm डाया स्टील का 2.466 किलोग्राम पर रनिंग मीटर। 25 mm डाया स्टील का यूनिट वेट 3.853 किलोग्राम पर रनिंग मीटर होता है। आइए हम जानते हैं कि सीसी मीन्स आपने ड्राइंग्स में देखा होगा सीसी लिखा होता है। सीसी मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी अगर लिखा हुआ है कि 100 mm 10 mm डाया स्टील एट द रेट ऑफ 100 सीसी, इसका मतलब है कि एक स्टील से दूसरे स्टील या एक रेनफोर्समेंट बार से दूसरे रेनफोर्समेंट बार का डिस्टेंस या उसके बीच में गैप 100 mm होना चाहिए, यानी कि सीसी यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। डीएल, डीएल का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ। नंबर 11 टीएमटी। व्हाट इज द टीएमटी मींस? टीएमटी का मतलब है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार्स, जो हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 12 ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट provided in column are called ties. The transverse reinforcement provided in column are called ties, and the transverse reinforcement provided in beam are called stirrup. जब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कॉलम में दिया जाता है तो उसे टाई कहा जाता है, और वही ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जब हम बीम में देते हैं तो हम उसे स्टीरअप कहते हैं। नंबर 14 मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 8 mm, यानी कि डेक स्लैब में जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं मिनिमम डाया जो उसमें दिया जाएगा स्टील का वो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा डाया का स्टील ही हम यूज कर सकते हैं 8, 10, 12, 16 और एबव, यानी कि हम 8 mm डाया से कम का स्टील डेक स्लैब में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 15 द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। अगर हम कोई कॉलम बना रहे हैं तो उसके अंदर दिया जाने वाला मिनिमम डाया का जो स्टील होगा वो 12 mm डाया का होगा, उससे कम डाया का स्टील हम इस्तेमाल कॉलम में नहीं कर सकते हैं। नंबर 16 मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्टील बार इन कॉलम 50 mm, यानी कि किसी भी कॉलम में जो हम मैक्सिमम डाया का स्टील इस्तेमाल करेंगे वो 50 mm होगा। 50 mm से कम डाया का होगा या 50 mm होगा, उससे ज़्यादा डाया का स्टील हम कॉलम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 17 वाई कवर ब्लॉक आर यूज्ड इन रेनफोर्समेंट, मतलब हम रेनफोर्समेंट में कवर ब्लॉक क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो रेनफोर्समेंट में हम कवर ब्लॉक इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम शटरिंग और स्टील बार्स यानी शटरिंग और रेनफोर्समेंट के बीच में गैप को मेंटेन कर सकें। एक जो स्पेसिफाइड गैप दिया हुआ है, हमें अगर बताया हमारी ड्राइंग कहती है कि आपको 50 mm कवर देना है रेनफोर्समेंट पे, तो हमें वहां पे 50 mm का कवर ब्लॉक इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 2 है उसका देने का रीजन, ताकि हम स्टील को कोरोजन यानी कि रस्टिंग जंग लगने से बचा सकें। और तीसरा है थर्मल इंसुलेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन। इन 3 वजहों से कवर ब्लॉक दिया जाता है। नंबर 18 है प्लिंथ बीम रेनफोर्समेंट। प्लिंथ बीम के रेनफोर्समेंट में मिनिमम 12 mm डायमीटर का स्टील बॉटम में इस्तेमाल किया जाता है, इससे कम डाया का स्टील आप प्लिंथ बीम के बॉटम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 19 ऑलवेज यूज मिनिमम 10 mm डायमीटर ऑफ स्टील बार्स एट द टॉप ऑफ प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का जो टॉप स्टील लगेगा, टॉप मैट में जो स्टील होगा वो मिनिमम 10 mm डाया का होगा, उससे कम डाया का स्टील आप प्लिंथ बीम के टॉप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 20 मिनिमम कॉलम साइज एंड रेनफोर्समेंट। मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम 230 बाई 230 mm, यानी कि 230 बाई 230 mm से कम साइज का कॉलम नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहिए। और मिनिमम स्टील किसी भी कॉलम में जो दिया जाता है वो 4 नंबर है। 4 से कम स्टील आप इस्तेमाल 4 नंबर से कम रेनफोर्समेंट बार आप कॉलम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और स्टील का ग्रेड Fe 500 जिसकी कि यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए।
नंबर 21, मिनिमम कंक्रीट ग्रेड इन कॉलम इज M20, यानी कि किसी भी कॉलम में दिया जाने वाले कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड M20 होना चाहिए, जिसका अनुपात 1:1.5:3 होना चाहिए। नंबर 22, always use 8 mm stirrup at spacing of 150 mm center to center through the column length, यानी कि कॉलम में जो हम स्टीरअप लगाते हैं वो हमेशा 8 mm डायमीटर का स्टीरअप होना चाहिए, जिनके बीच का डिस्टेंस 150 mm रखना चाहिए थ्रू आउट द कॉलम, यानी पूरे कॉलम की लेंथ में। नंबर 23, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या है? टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। नंबर 24 है, हम रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल, स्टील का इस्तेमाल एज ए रेनफोर्समेंट क्यों करते हैं? क्योंकि स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऑफ स्टील, वी आर यूजिंग द रेनफोर्समेंट। डेंसिटी यानी कि पर क्यूबिक मीटर स्टील का वेट, तो स्टील का डेंसिटी पर क्यूबिक मीटर 7850 किलोग्राम होता है, यानी कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर LBD अगर है तो उसका वेट स्टील का 7850 ग्राम होगा। नंबर 26, वाई डिफॉर्म्ड आर प्रोवाइडेड इन स्टील बार्स, हमारे स्टील बार प्लेन क्यों नहीं है, उन पर डिफॉर्मेशन क्यों किया गया है? तो उसका रीजन है टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ बार फ्रॉम कंक्रीट, ताकि कंक्रीट में वो जो स्टील है वो स्लिप ना हो, टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। नंबर 27, लक्स हाइट ऑफ स्टील बार, यानी लक्स हाइट कितनी होनी चाहिए स्टील बार में? तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.004 टू 0.005 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स। फॉर एग्जांपल, अगर बार का डाया 10 mm है तो लक्स की हाइट 0.04 इंटू 10 इज इक्वल टू 0.4 mm, और अगर 30 mm डाया का स्टील है तो उसकी लक्स हाइट 0.04 इंटू 32 इक्वल टू 1.28 mm होनी चाहिए। एंगल ऑफ स्टील बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, स्टील बार का एंगल 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 29 है, Fe का क्या मतलब होता है? Fe सिंपल है यील्ड स्ट्रेंथ का, Fe 500 मतलब यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नंबर 30 है लैप लेंथ, द लेंथ ऑफ स्टील यूज फॉर ट्रांसफर द लोड स्टील टू स्टील एंड यूज फॉर बॉन्डिंग ऑफ टू स्टील, जब हम दो स्टील्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो उनको एक स्टील से लोड दूसरे स्टील पर ट्रांसफर हो, इसके लिए हम लैप देते हैं, एक दूसरे से उसको जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं लैप। डेवलपमेंट लेंथ, development length of steel which we required for transfer the load of one member to another member, that is called development length, जिसे LD से शो किया जाता है हमारी ड्राइंग्स में। नंबर 32, development length is depends on grade of steel and grade of concrete, development length का हम कैलकुलेशन एज पर स्टील ग्रेड और एज पर कंक्रीट ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। नंबर 33, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैपिंग इन डिफरेंट बार्स, अगर हम लैप दे रहे हैं किसी स्लैब में तो एक लैप से दूसरे लैप का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो इट इज शुड नॉट बी लेस देन 1.3 मीटर और 1300 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ लैपिंग और नॉट लेस देन 13 टाइम, यानी कि एक लैप से दूसरे लैप का डिस्टेंस कम से कम 1.3 मीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं। 34, in case of higher or lesser diameter of bar always consider less diameter bar for lapping length, यानी अगर हम दो अलग अलग डाया के स्टील को लैप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लैप दे रहे हैं, तो जो लोअर डाया का स्टील होगा उसी के लैप से हम, उसी के डाया से हम लैप को कंसीडर करेंगे। यानी अगर हम 8 mm डाया और 10 mm डाया को लैप कर रहे हैं और हमको वहां पे 40D देना है तो 40D में D हम 8 mm का कंसीडर करेंगे। 35, ऑलवेज टिल्ट बार व्हेन लैपिंग ऑफ टू बार्स, यानी जब हम दो अलग अलग रेनफोर्समेंट को लैप कर रहे हैं तो उन पे हमें टिल्ट देना है। नंबर 36, द लिमिट ऑफ टिल्टिंग ऑफ बार इज 75 mm और 6D, वेयर D इज डाया बार,
यानी जब हम टिल्ट देते हैं दो लैपिंग में तो उनका मिनिमम 75 mm लेंथ होना चाहिए या 6D, यानी कि जो भी डाया है आपके स्टील का इंटू 6, ये टिल्ट लेंथ होना चाहिए। नंबर 37 डबल बार क्या है, तो मिनिमम डायमीटर यूज्ड फॉर डबल बार शुड बी 12 mm, यानी डबल बार जो आप इस्तेमाल करेंगे मिनिमम डाया उसका 12 mm होना ही चाहिए, उससे कम डाया का स्टील आप डबल बार में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 38 हम स्टील क्यों देते हैं कंक्रीट में, या वाई वी आर प्रोवाइडिंग स्टील इन कंक्रीट। तो द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन कैपेसिटी of concrete is very brittle, hence we used reinforcement to balance this deficiency. Number 39 binding wire. The binding wire is used to tie the steel bar at every intersection with two strands wire of annealed steel wire having diameter of 0 to 9 to 1.6 mm thickness, यानी कि हर इंटरसेक्शन पे रेनफोर्समेंट को एक दूसरे पर ज्वाइंट रखने के लिए हम बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं, उनको टाई करते हैं, बांधते हैं, जिसका डाया 0.9 से 1.6 mm होता है। नंबर 40 रेनफोर्समेंट स्टील बार। तो the steel reinforcement is commonly known as rebar and provide the steel in concrete for RCC structure tensile strength, यानी कि आरसीसी कंक्रीट को टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए हम रेनफोर्समेंट स्टील का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 41 आईएस कोड्स, इंपॉर्टेंट आईएस कोड्स। तो आईएस कोड 1786 रेनफोर्समेंट स्टील HYSD रिबार्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और आईएस कोड 2502 बीबीएस कोड फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स रेनफोर्समेंट, यानी कि आईएस कोड हम इस्तेमाल करते हैं 1786 फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, और आईएस कोड 2502 बीबीएस बनाने के लिए, यानी कि उसको कितना कैसे बेंड करना है, किस तरह से फिक्स करना है, उसको जानने के लिए हम आईएस कोड 2502 का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 42 परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चर मेंबर, यानी अलग अलग मेंबर्स में हम कितने परसेंटेज रेनफोर्समेंट या स्टील इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो नंबर 1 है फुटिंग, 0.8% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी कि जितना भी कंक्रीट की क्वांटिटी होगी उसका 0.8% स्टील इस्तेमाल किया जाएगा। कॉलम में 2.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो भी कंक्रीट की टोटल वॉल्यूम होगा उसका 2.5% स्टील इस्तेमाल किया जाएगा। बीम में 2% और स्लैब में 1%। नंबर 43 एज पर एरिया मैक्सिमम रेनफोर्समेंट बीम एंड स्लैब में 4% ऑफ ग्रॉस एरिया और कॉलम में 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। नंबर 44 स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ इट्स डिजिग्नेटेड स्ट्रेंथ। नंबर 45 कार्बन परसेंटेज क्या होता है स्टील का, तो कार्बन परसेंटेज स्टील का 0.23% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 46 प्लेसिंग ऑफ फर्स्ट स्टीरअप। द फर्स्ट स्टीरअप ऑफ बीम मस्ट बी प्लेस्ड विद इन 2 इंच फ्रॉम द सपोर्ट, यानी 50 mm डिस्टेंस पर पहला स्टीरअप सपोर्ट से होना, जहां पर उसको फिक्स किया गया है फर्स्ट स्टीरअप वहां से 50 mm पर लगाया जाएगा। नंबर 47 नंबर ऑफ स्टीरअप आप काउंट करने के लिए क्लियर स्पैन एंड लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग, जो कि आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया गया हो +1, ये उसको निकालने का फॉर्मूला है। नंबर 48 मिनिमम L फॉर कॉलम मेन रॉड इन फुटिंग इज 300, किसी भी कॉलम का जो वर्टिकल मेन रॉड होता है उसमें जो L नीचे हम जो राफ्ट में एंकर करने के लिए L देते हैं उस L की लेंथ कम से कम 300 mm होनी ही चाहिए। नंबर 49 all reinforcement used should be free from mill spell, loose rust, coat of paint, oil और any other substance, यानी जो भी आप सरिया इस्तेमाल करते हैं उस पर किसी तरह की गंदगी, रस्ट यानी कि जंग या किसी पेंट की कोटिंग या ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। नंबर 50 फॉर कैंटिलीवर मेन स्टील एंकरेज लेंथ इज 69D, D इज डाई ऑफ स्टील, यानी कि किसी भी अगर हम किसी तरह का कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो एंकरेज लेंथ होगी वो 69D होगी, यानी डाई ऑफ स्टील का 69 टाइम।
Number 51, according to IS code 456/2000, maximum diameter of steel bar used in slab should not be exceeded 1/8 of total slab thickness। यानी कि स्लैब की थिकनेस जितनी भी होगी उसका 1/8 डाया से ज़्यादा का स्टील आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 52, मेन बार इन द स्लैब शेल नॉट बी लेस देन 8 mm और 10 mm। मतलब यदि आप किसी भी स्लैब में रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं और वो HYSD स्टील है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील, तो उसका डाया 8 mm, और अगर प्लेन स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो उसका डाया 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 52, distribution bar should not be less than 8 mm and not more than 1/8 of slab thickness। यानी कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन बार इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाया 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 53, लैपिंग बार शुड बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ सपोर्ट, यानी जहां सपोर्ट एंड होगा वहां पर ही आप लैप प्रोवाइड करेंगे। नंबर 54, लैपिंग शुड बी क्लोजली स्पेस्ड एट लैपिंग जोन, यानी कि जो आप लैपिंग जोन लैप देंगे वो लैप जोन के आसपास या लैप जोन में ही होना चाहिए। नंबर 55, लैपिंग शुड बी डन इन मिडिल थर्ड पोजीशन ऑफ द बीम। नंबर 56, नेवर प्रोवाइड लैपिंग इन द सेंटर ऑफ बीम एंड कॉलम, यानी किसी भी कॉलम या बीम के सेंटर में आपको लैपिंग नहीं देनी है। नंबर 57, लैपिंग ऑफ बार शुड बी अल्टरनेट इन बीम, यानी कि एक ही लोकेशन पर दो लैप नहीं आने चाहिए, वो अल्टरनेट होने चाहिए। नंबर 58, एज पर IS कोड 456/2000, लैपिंग लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। लैप लेंथ 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 59, मैक्सिमम लैपिंग इन अ जोन एज पर IS कोड मोर देन 50% ऑफ बार शुड नॉट बी लेफ्ट इन वन जोन, यानी किसी एक जोन में आप 50% से ज़्यादा लैप नहीं दे सकते। यानी कि अगर वहाँ 100 नंबर ऑफ बार्स 100 हैं तो आप 50 बार्स में ही लैप दे सकते हैं। अगर नंबर ऑफ बार 60 हैं तो आप 30 बार में ही लैप दे सकते हैं, क्या दिया जाना चाहिए। नंबर 60, लैप इन टेंशन फॉर स्पेशल कंडीशन, तो जो टेंशन जोन होता है किसी भी स्ट्रक्चर का वहां पे आपको लैप प्रोवाइड नहीं करना है। नंबर 61, लैपिंग इन कंप्रेशन जोन, स्टील शुड बी लैपिंग फॉर कंप्रेशन जोन विथ 50D वेयर D इज डायमीटर ऑफ स्टील बार, यानी कि किसी भी कंप्रेशन जोन में अगर आप लैप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका डाया तो उसका लेंथ 50D होना चाहिए। और 62, लैपिंग अलाउड, लैपिंग और लैप ऑफ बार नॉट अलाउड हैविंग डायमीटर मोर देन 36 mm, यानी कि अगर स्टील का डाया 36 mm है या उससे ज़्यादा है, ये 36 mm डाया तक आप लैप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर है तो आपको वहाँ लैप प्रोवाइड नहीं करना है या आप लैप वहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। नंबर 63, बेंट अप बार, ऑलवेज प्रोवाइड बेंट अप बार नियर एट सपोर्ट ऑफ स्लैब इन बीम। तो जो बेंट अप बार होता है उसे आप जो स्लैब और बीम का सपोर्ट पोर्शन है वहीं पर आपको इसे प्रोवाइड करना चाहिए। नंबर 64, why stirrup and ties provided in column and beam? So to handle the shear force and to keep longitudinal bars in position, shear force को काउंटर करने के लिए और लॉन्गिट्यूडनल बार को एक दूसरे से टाई रखने के लिए हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं कॉलम में। नंबर 65, स्टीरअप हुक लेंथ, द लेंथ ऑफ हुक शुड नॉट बी लेस देन 9D फॉर वन साइड, यानी कि हुक जो हम किसी भी स्टीरअप में हुक देते हैं उस हुक की लेंथ 9D से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आपका डाया 10 mm है तो उसका हुक लेंथ 90 mm, 9D यानी 10 × 9 = 90 mm होना चाहिए वन साइड। नंबर 66, हुक्स एंगल ऑफ स्टीरअप, हुक्स का जो एंगल है स्टीरअप में वो 135 डिग्री का होना चाहिए। नंबर 67, बेंड फॉर वर्टिकल बार ऑफ कॉलम, ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्टिकल कॉलम बार are known as longitudinal bar and the longitudinal bar should be bent at 90 degree and length should not be less than 18 inch or 450 mm. 68, cantilever beam, the beam
has one fixed support and the other end is free called cantilever. Cantilever beam जो एक तरफ सपोर्ट पे हो और दूसरी तरफ फ्री हो उसे कहा जाता है कैंटिलीवर बीम. Simply supported beam, the beam has a minimum of two support which is fixed support is called simply supported beam. जो दोनों जिसके दोनों एंड सपोर्टेड हों ऐसे बीम को कहा जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम. टाइप ऑफ स्लैब, वन वे स्लैब स्पैनिंग इन one direction only. Spanning in one direction only. And two-way slab spanning in both direction. फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए.